नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश कुमार और आराध्या चित्रकला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो कला के तत्व और कला के बेसिक जो क्वेश्चन है, उसके बारे में है। बिहार में होने वाले स्टेट का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, जो 18 मई से लेकर 29 मई तक होगा, जिसमें फाइन आर्ट्स का 29 तारीख को एग्ज़ाम है और उसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से वैसे क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं जिसमें आपका स्टेट का जो होने वाला एग्जाम है उसमें 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन आसानी से इससे आ जाएंगे। वैसे स्टेट में सिर्फ आपको पास होना है, लेकिन आप कोशिश करें कि अच्छे मार्क्स से उसमें आप उत्तीर्ण हो। तो जो लोग आराध्या चित्रकला के तमाम प्लेटफॉर्म, जो भी सोशल मीडिया पे आराध्या चित्रकला का, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, वहाँ नए हैं तो कृपया आप जुड़ जाइए, ताकि ऐसे तमाम वीडियो आते रहें आर्ट के बारे में, ड्राइंग का जो प्रैक्टिकल होता है उसके विषय में, या फिर थ्योरी होता है उसको लेकर, और जो नीड होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वीडियो बनाते हैं। अगर आपको कुछ जानकारी भी चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके बोले हुए, आपके पूछे गए शब्दों के अनुसार हम वीडियो बनाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो मेरा पहला प्रश्न है, एक स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, एक स्थान से, जैसे एक पॉइंट है, इससे विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली, इसी पॉइंट से चारों ओर अगर निकल रहा है, कहीं भी निकल रहा है, इधर भी निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, या एक ही साइड से निकल रहा है, उसको एक पुंजीय रेखा बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग कौन सा है? तो ऑप्शन है लाल, पीला, बैगनी, नारंगी। तो इस चीज को समझेंगे यहाँ। यहाँ पे हम कुछ शेप बना रहे हैं जिसमें कलर रहेंगे, रेड, येलो और ब्लू। ये जो तीन कलर हैं, ये प्राइमरी कलर है, यानी कि प्राथमिक रंग। इन तीनों कलर को मिलाने से ही हमारा सेकेंडरी कलर बनता है। जैसे रेड और येलो को मिलाएंगे तो बनेगा ऑरेंज, रेड और येलो को मिलाएंगे तो ऑरेंज बनेगा। ऐसे ट्रायंगल बना दे रहे हैं। रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो बनेगा वॉयलेट, फिर ऐसे बना दे रहे हैं। ब्लू और येलो को मिलाएंगे तो बनाएगा ग्रीन। इसको भी हम ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि ये जो राउंड शेप है वो प्राइमरी हो गए, और जो ट्रायंगल शेप है ये सेकेंडरी हो गए। तो जो आमने सामने के जो कलर होंगे वो पूरक या विरोधी रंग कहलाएंगे। जैसे ग्रीन के जस्ट सामने है रेड, यानी कि लाल का विरोधी हरा हो जाएगा, या हरा का विरोधी लाल हो जाएगा। उसी तरह वॉयलेट का विरोधी हो जाएगा येलो, या येलो का विरोधी हो जाएगा वॉयलेट। उसी तरह ब्लू का विरोधी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑरेंज या नारंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नारंगी। अब बात समझ में आई? एक दूसरे के आमने सामने जो कलर होते हैं वही पूरक या विरोधी रंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो रेखा, रंग, रूप, धरातल। रेखा अगर आपके पास है तो आपको ड्राइंग करने के लिए धरातल चाहिए। रंग है फिर भी धरातल चाहिए। आपके दिमाग में रूप है, यानी कि रेखा और रंग से जो रूप क्रिएट होता है वो भी कहाँ क्रिएट होगा? तो धरातल पे। तो इसका सही आंसर होगा धरातल। याद रखिए।
अगला प्रश्न, चित्रण के आधार में सॉरी चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं? तो जो भी हम ड्राइंग करते हैं उसको आप समझिए पहले। ये मेरे पास दो शेप है, एक एक्स और वाई, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो यहाँ पे एक्स वाई हम एक्स को लंबाई समझ रहे हैं और वाई को चौड़ाई समझ रहे हैं। यानी कि एक सरफेस जो प्लेन होता है, जैसे ये मेरे पास हो गया कैनवास या पेपर, ये जो प्लेन है इसमें एक लंबाई है और एक चौड़ाई है, यानी कि ये इसको हम 2D बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जिसके धरातल दो होंगे, तो इसका आंसर दो होगा, ठीक है। लेकिन इसी में अगर 2D है, अगर 2D में कुछ ऐसा हम ड्राइंग बनाते हैं, ये ड्राइंग हो गया और इस साइड से लाइट आ रहा है, तो ये 3D इफेक्ट दे रहा है। वास्तव में 2D है लेकिन इफेक्ट क्या दे रहा है? 3D इफेक्ट दे रहा है। तो इसको ऐसे इंडिकेट करेंगे, एक्स और वाई यानी कि लंबाई और चौड़ाई, और जस्ट इसके बीच में ऐसे वो दिखेगा, बीच में जो ऊपर की तरफ हो, आसमान की तरफ, ये एक्स वाई और जेड, ये जेड हो गया जो ऊंचाई को दिखलाता है। तो इसमें ऊंचाई भी आ गया। ऊंचाई एक्चुअली में है नहीं, क्योंकि पेज में तो ड्राइंग ऊपर उठेगा नहीं, लेकिन इसमें हम शेडिंग के माध्यम से एक भ्रम पैदा किए जिससे ये 3D दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे 3D। 2D 3D आप समझ गए। तो यहाँ पे अगर बात करें चित्रण के धरातल में कितने आयाम होते हैं, इसका धरातल की बात कर रहा है, ड्राइंग की बात नहीं कर रहा है। चित्र जो हम बनाते हैं उसका धरातल कितने आयाम के होते हैं? तो 2 आयाम। अगला प्रश्न, ये सारे क्वेश्चन जो है ये राकेश गोस्वामी पुस्तक से ली गई है, अधिकांशतः इस पुस्तक से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला प्रश्न, किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है। क्वेश्चन आप फिर से पढ़ेंगे, किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है। ऑप्शन है प्रमाण, अनुपात, आकार, इनमें से कोई। तो उसका सही आंसर होगा प्रमाण, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, पहले समझें माप की अगर बात आएगी, माप मेजरमेंट, तो वहां पे प्रमाण आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, प्रवाह पैदा करती है, चित्र को उभारती है, ये तीनों सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है। तो प्रकाश और छाया का, रेखा का, परिप्रेक्ष्य का, मॉडलिंग का। तो परिप्रेक्ष्य यहां समझ लीजिए, परिप्रेक्ष्य जिसको हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं। पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव दो तरह के होते हैं, एक एरियल और एक लीनियर, यानी कि वायवीय और रेखीय, ठीक है। जिसमें मतलब रेखा का महत्व हो, जैसे ये सड़क हो गया मान के चलिए, साइड में पेड़ हो गए, या बिजली का खंभा हो गया, और ये इस साइड पेड़ हो गए, ये बिजली का खंभा हो गया, ये सड़क हो गया। ऐसा लग रहा है ना कि बहुत दूर तक एक पॉइंट सड़क जा रही है। तो ये हो गया लीनियर पर्सपेक्टिव। और एरियल पर्सपेक्टिव में जैसे माउंट वगैरह आ गया, नदी आ गया, ठीक है, ये क्लाउड आ गए हैं, ये सारे एरियल पर्सपेक्टिव। इसमें तो हम आराम से लाइन खींच सकते हैं, लेकिन इसमें लाइन हम नहीं खींच सकते हैं, तो ये एरियल पर्सपेक्टिव के अंतर्गत आता है और ये लीनियर पर्सपेक्टिव के अंतर्गत आता है। वैसे पर्सपेक्टिव यहाँ दिखा तो मैंने समझा दिया। खैर, फिर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है, तो उसका सही आंसर होगा रेखा।
जब भारतीय चित्रकला की बात आएगी तो रेखा का बहुत ही महत्व है। आपका जो अजंता जो गुफा है उसमें जो चित्र बने हैं उसमें भी रेखा का बहुत ज्यादा महत्व है। या और इससे एक और क्वेश्चन बन जा रहे हैं। एक होता है स्केच और एक होता है ड्राइंग। दोनों में क्या अंतर है? तो रेखा के माध्यम से जो फटाफट रैपिड ड्राइंग द्वारा या फोर्स ड्राइंग द्वारा हम जो ड्रॉ बनाते हैं वो होता है स्केच। ठीक है, जैसा मान के चलिए कुछ भी हम बना दिया, ऐसे ये घर बना दिए, ये हो गया स्केच। अब ड्राइंग क्या कहलाता है? तो इस स्केच में हम सिस्टमेटिक ढंग से इसमें शेडिंग भी दिखा दें, जहां जहां लाइट और शेड दिख रहा है उसको हम अच्छे से इसको बनाएं, तो ये हो जाता है ड्राइंग। याद। अगला प्रश्न, आकृति से अस्पष्ट होता है। आकृति, जो भी आकृति हो तो उसका भाव स्पष्ट होगा, रूप भी स्पष्ट होगा कि कौन से शेप में बना है। जब आकृति में लाइन का इस्तेमाल होगा तो उसमें एक लय भी होगा, तो यानी कि इसका आंसर होगा ये सब। अगला प्रश्न, चित्र में प्राण आता है, रेखा से आता है बिल्कुल, रंग से भी प्राण आता है, लय से भी प्राण आता है। जब रेखा रहेगा तो लय आएगा, याद रखिएगा। लय से भी प्राण आता है, यानी कि ये भी, ये सब। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है। परिप्रेक्ष्य यहां आ गया, पर्सपेक्टिव। वस्तु की स्थिति, वस्तु का आयतन, वस्तु का रंग रूप, ये सभी। वस्तु का रंग रूप तो आता है, ये जो है, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट पास में है तो इतना क्लियर दिखेगा, दूर जाएगा तो हल्का हो जाएगा, और दूर जाएगा तो और हल्का और छोटा हो जाएगा, और दूर जाएगा तो एकदम छोटा, और दूर जाएगा एकदम छोटा। ये पर्सपेक्टिव है। लेकिन ये पर्सपेक्टिव में रंग रूप प्रधानता नहीं है, प्रधानता है वस्तु की स्थिति। आप देख रहे हैं कि वस्तु की स्थिति, ये आगे है, ये जस्ट पीछे है, ये थोड़ा और पीछे है, ये दूर है, काफी दूर है, और एकदम समाप्त हो गया, बहुत दूर है। तो वस्तु की स्थिति का पता चलता है पर्सपेक्टिव के माध्यम से। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु की स्थिति। अगला प्रश्न, कला क्या है? प्रकृति का चित्रण, भाव का चित्रण, प्राणियों का चित्रण, कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्रण। यहां आप समझेंगे कला के जो अंतर्गत आते हैं, प्रकृति का चित्रण है, ठीक है, भाव का भी चित्रण है, जो भाव आपके अंदर है उसका चित्रण आप कर रहे हैं, प्राणियों का भी चित्रण है, लेकिन ये सारे अधूरे हैं। अगर हम इसको ऑप्शन डालेंगे तो ये भी तो सही है, ये भी तो सही है, यानी कि अगर इनमें से सभी रहेगा तो वो सारे सही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो शब्द लिखे गए हैं, कलाकार की अनुभूति से परिपूर्ण चित्र, मतलब जो हम चित्र बना रहे हैं उसमें भाव भी है, ठीक है, हो सकता है प्राणी भी होंगे, प्राकृतिक यानी पेड़ पौधे भी होंगे। तो उसके अंदर जो अनुभूति कभी की हुई हो कि हमको ये दृश्य दिख रहा है, मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं, और उसको ड्रॉ कर देना, उसको कैनवास पे उतार देना, उससे परिपूर्ण होना, वो चित्र कला है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा घ। अगला प्रश्न, चित्रकला में किसका महत्व है? प्राकृतिक, रंग, रेखा, परिप्रेक्ष्य। तो चित्रकला में प्राकृतिक भी है, रंग भी है, रेखा भी है, परिप्रेक्ष्य भी है। अब इसमें इंपॉर्टेंस क्या है ये देखना है कि सबसे पहला अगर कोई चीज आता है तो वो क्या हो सकता है? तो सबसे पहला होगा रेखा, क्योंकि रेखा होगा तो आकृतियां बनेंगी, और आकृति बनेगा तो पता चलेगा कि पेड़ पौधा है कि इंसान है कि क्या है, और आकृतियां जब बनेगी तब पता चलेगा कि वस्तु की स्थिति क्या है, यानी परिप्रेक्ष्य क्या है। आकृतियां बनेगी तब उसमें हम रंग रोगन करेंगे। तो यानी कि प्राथमिकता जो हमको देनी है वो रेखा। अगला प्रश्न,
किस किस रंग के मिलने से ग्रे रंग बनता है? ग्रे रंग हम आपको दिखाते हैं, ये ग्रे रंग है, ठीक है। तो ये जो ग्रे रंग है इसमें ब्लैक है और व्हाइट है, ठीक है। ब्लैक और व्हाइट को मिलाने से ग्रे रंग बनता है, याद रखेंगे। लेकिन काला में अगर कोई हरा मिला देते हैं या हरा में काला मिला देते हैं तो हो सकता है कि डार्क यानी शेडेड हरा हो जाए, हो सकता है कि शेडेड ब्लू हो जाए, हो सकता है कि शेडेड येलो हो जाए, क्योंकि इसमें अपना नीला प्रभाव छोड़ेगा, पीला प्रभाव छोड़ेगा, हरा प्रभाव छोड़ेगा। लेकिन काला और सफेद में सफेद प्रभाव छोड़ता है तो वो ग्रे कलर हो जाता है, मटमैला कलर, हल्का ब्लैक कलर, या फिर थोड़ा सा सफेद कलर जिसमें कालापन हो, कालापन स्पष्ट दिखे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग, काला और सफेद। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं क्षय वृद्धि, रेखा, पोत, रूप। तो याद रखिएगा रेखा, इसका सही आंसर है रेखा। यानी कि एक बिंदु है और एक बिंदु है, दोनों के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न, आकांक्षा का भाव प्रकट होता है। आकांक्षा मतलब होता है जो हम विचारते हैं उस उसको पाने की सोचते हैं। जैसे मान के चले कि हमको आकांक्षा है कि मेरे पास लाखों रुपए आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हम चांद पे चले जाए, ये आकांक्षा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हम समझेंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज यानी कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है और 180 डिग्री होता है। लंबवत रेखा ये ऐसे होता है और ये 90 डिग्री होता है। कर्णवत रेखा यानी कि तिरछी रेखा ये ऐसे होता है, और कठोर रेखा ऐसे हो सकता है। तो आगे हम बढ़ेंगे। तो आकांक्षा की बात अगर आती है तो आप कहीं भी देखे होंगे किस जैसे आप रेखा का कोई चार्ट होता होगा, जिसमें आप यूट्यूब पे भी देखते होंगे, कहीं पे भी देखते होंगे, जब आप चेक करते हैं कि मेरा प्रोग्रेस कहाँ तक बढ़ा है तो उसमें ऐसा ऐसा लाइन दिखाते हैं, ठीक है, कि इस टाइम में आपका इतना बढ़ा, इस टाइम में आपका इतना कम था, इस टाइम में आपका इतना कम था। तो ये आकांक्षा दिखाता है कि आप आकांक्षित इतना हो गए, इतना परिपूर्ण हो गए। यानी कि लंबवत जो रेखा है, जो सीधी के ऊपर की तरफ है, इसका सही आंसर होगा। आकांक्षा का भाव प्रकट जो होता है वो लंबवत रेखा से होता है। तो आगे बढ़ रहे हैं। प्रवाही रेखाएं दर्शाती हैं शांति, गति, स्थिरता, इनमें से कोई नहीं। शांति के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, 180 डिग्री होता है। स्थिरता के लिए भी हॉरिजॉन्टल लाइन 180 होता है। गति, प्रवाही यानी ऐसे जिसमें प्रवाह हो, ठीक है, तो ये गति को दिखलाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक पुंजीय रेखाएं दर्शाती है, एक पुंजीय, नाटकीयता, संघर्ष, शिथिलता, प्रसारण। सबसे पहले समझेंगे एक पुंजीय, जो सबसे पहला क्वेश्चन था। एक पुंजीय यानी कि एक पुंज, पुंज मतलब पॉइंट, एक पॉइंट से जब रेखाएं निकलती हैं तो ये हो जाता है एक पुंजीय रेखाएं। अब आपको देखने मात्र से क्या फील हो रहा है कि एक पॉइंट से क्या हो रहा है ना, कि प्रकाश निकल रहा है, एक पॉइंट से बहुत सारे साउंड निकल रहे हैं, एक पॉइंट से कोई चारों ओर जा रहा है, यानी कि वो प्रसारित कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ये प्रसारण। प्रसार मतलब फैलाव, तो एक पुंज रेखाएं दर्शाती है फैलाव। अगला प्रश्न, स्वतंत्र रेखांकन पद्धति किस कलाकार की शैली का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका आंसर होगा कैंडिस्किन, ठीक है। इसके चित्रों के माध्यम से हम देख सकते हैं स्वतंत्र रेखांकन पद्धति किस कलाकार की शैली है। तो ये इसमें सिर्फ और सिर्फ अधिकांशतः रेखा का इस्तेमाल
करते थे कैंडिस्किन। ठीक है, बाकी टर्नर, सेजान रेखा के साथ साथ कलर भी का भी इस्तेमाल होता था। आगे हम बात करेंगे कर्णवत रेखा प्रदर्शित करती है नाटकीयता, शिथिलता, शांति, बेचैनी। तो कर्णवत रेखा समझिए, कर्णवत क्या है? कर्णवत को ऑब्लिक लाइन यानी कि तिरछी लाइन भी बोलते हैं। तो नाटकीयता नहीं होगा, शिथिलता नहीं होगा, शिथिलता यानी कि शांत, शांति यानी शांत, बेचैनी, यहाँ बेचैनी हो जाएगा। ठीक है, ये कर्णवत रेखा बेचैनी को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न, दो बिंदुओं के मध्य के रेखीय प्रभाव को क्या कहते हैं? दो बिंदु है, इसके बीच में रेखा हम खींच सकते हैं। ठीक है, लेकिन दो बिंदु है, इसके बीच में हम रेखा नहीं खींच सकते हैं, लेकिन रेखा के बारे में सोचेंगे तो ये अनुभूत होगा कि अगर आपस में इसको मिलाएंगे तो एक रेखा का निर्माण हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा अनुभूत रेखा। ठीक है, अगला प्रश्न, कोणीय तथा तिर्यक रेखाएं प्रकट करती हैं। सबसे पहले समझे कोणीय रेखाएं या तिर्यक रेखाएं। तो कोणीय रेखाएं ये हैं, कहीं से गए इधर चले गए, कहीं से गए इधर चले गए, ऐसे ऐसे हो गए, ये सारे क्या है? कोणीय रेखा है, ये कोण बना रही है। तो ऑप्शन है सुरक्षा, पूजा, उत्तेजना, नाटकीयता। ठीक है, पूजा तो होगा नहीं, उत्तेजना भी नहीं होगा, नाटकीयता भी नहीं होगा, असुरक्षा होगा, क्योंकि रेखा इधर जा रही है फिर इधर भटक जा रही है, फिर इधर जा रही है इधर भटक, हो सकता है कोई डर रहा हो तो इधर चला गया, फिर डर रहा है इधर चला गया, फिर डर रहा है इधर चला गया। तो असुरक्षा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्षैतिज रेखाएं किस प्रकार का भाव उत्पन्न करती हैं? क्षैतिज जो एकदम सीधा होता है 180 डिग्री, व्याकुलता नहीं होगा, शांत होगा, गतिमय नहीं होगा, शोक नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है शांत, एकदम शांत। देखते हैं कोई अगर जीवित रहता है तो उसके मीटर में ऐसे चलते हैं। ठीक है, और जैसे वो नहीं रहता है तो वो मीटर में ऐसे शांत लाइनिंग चलने लगता है। अगला प्रश्न, दर्शक को घन में कितने तल दिखाई देते हैं? तो घन समझेंगे, घन यानी क्यूब। क्यूब ऐसे होते हैं, इसको बनाने का प्रोसेस, एक क्यूब और एक क्यूब दोनों लगा दिए और दोनों को मिला दिए, घन ऐसे बन गया। क्योंकि ये ठोस घन है तो पारदर्शी नहीं होगा, तो इसमें हम ये शेप अगर मिटा दे रहे हैं तो दर्शक कितने शेप दिख रहे हैं? तो एक, दो, तीन। तो इसका सही आंसर होगा 3। लेकिन होते कितना है? तो यहां से इसको डॉटेड कर रहे हैं, तो एक ये, दो, तीन, जस्ट इसके पीछे का 4, 5 और इस नीचे का 6। तो 6 तल होते हैं, लेकिन दिखता कितना है? 3 दिखता है। रूप का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है? तो रूप का वर्गीकरण जो होता है वो 2 भागों में हुआ है। अगला प्रश्न, रूप का सर्वप्रथम परिचय होता है आत्मा को, हृदय को, आंखों को, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आंखें नहीं देखेंगी तो हृदय को आभास नहीं होगा, जब हृदय को आभास नहीं होगा तो वो आत्मा तक नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए सर्वप्रथम की बात अगर आ रही है तो आंखों को इसका सही आंसर। आकृतियों के अंतर्गत नहीं आती है, सॉरी, घनाकृतियों, घन, घन यानी क्यूबॉइड, एक ऐसे है और एक ऐसे है, और जब दोनों को आपस में मिला देते हैं तो ये हो जाता है घन। ठीक है, इसको ऐसे दिखा देंगे। तो ये समझ में आ गया, ये घन हो गया। ईंट होता है
पुस्तक होता है, डिब्बा होता है, अमरूद नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमरूद। अमरूद गोल होता है। पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं पीली। मुख्य रंगतें यानी कि प्राइमरी कलर, याद रखेंगे। मुख्य जब आ गया तो प्राइमरी, तो प्राइमरी कौन है हम ऊपर बताए थे, फिर हम बता देते हैं। तो प्राइमरी हो गया रेड, येलो, येलो और ब्लू। ठीक है, रेड और येलो को मिलाएंगे तो बनेगा ऑरेंज, येलो और ब्लू को मिलाएंगे तो बनेगा ग्रीन, और रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो बनेगा वायलेट। तो ये जो राउंड राउंड में कर रहे हैं ये सेकेंडरी कलर हो गए, और जो ये तीन जो लिखा गया है वो हो गया प्राइमरी कलर। तो पीली, नीली और लाल ये सभी इसका सही आंसर होगा, यानी कि तीनों है। वर्ण के गुण हैं रंगत, मान, सघनता, ये सभी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सभी। रंगत मतलब होगा पिगमेंट, जो उसके छोटे छोटे कण होते हैं जिससे वो रंग प्रकाशित होता है उसको बोलते हैं रंगत। मान, जैसे ये रेड है और धीरे धीरे रेड कम हो रहा है और कम हो रहा है और कम हो रहा है और कम हो रहा है, तो ये हो गया मान यानी टोन। ठीक है, अब सघनता, कलर एकदम ज्यादा गाढ़ा है, ठीक है, इससे भी गाढ़ा है, इससे भी गाढ़ा है, या फिर इससे कम है, तो वो सघनता। ये तीनों कलर वर्ण के गुण हैं, तो ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश के रंगों का सही क्रम क्या है? तो आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, 9th-10th में सबको ही पढ़ा होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं बैनी आह पिनाला। ये शॉर्ट फॉर्म है, फॉर्मूला है बैनी आह पिनाला। दो शब्द में बैनी आह पिनाला या भिबग्योर। ठीक है, तो ये 7 वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। बैगनी, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो यहाँ पे ख जो दिख रहा है ऑप्शन, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, तो इसका आंसर होगा ख। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो कलर जो मिक्स हो, प्राइमरी, इसमें भी प्राइमरी कलर है। एक होता है नीला जो प्राइमरी है, एक होता है पीला जो प्राइमरी है, एक होता है लाल जो प्राइमरी है। इन्हीं प्राइमरी को मिलाने के बाद से सेकेंडरी कलर और टर्सरी कलर बने। ठीक है, जब नीला और पीला आपस में मिलता है, तो जब नीले का वर्ण मतलब नीले का जो पिगमेंट होता है वो बहुत ज्यादा रहता है तो आसमानी हल्का फील होता है। ठीक है, लेकिन वही जब पीला ज्यादा हो जाता है तो हरा बन जाता है। उसी तरह पीला और लाल को जब मिक्स करते हैं तो नारंगी प्राप्त होता है। नारंगी के अलावा भी बहुत छोटे छोटे आंशिक रूप से कलर प्राप्त होंगे, लेकिन वो सारे नारंगी ही कहलाएंगे। ठीक है, तो नारंगी प्राप्त होंगे, पीला और नीला आपस में नारंगी बन जाएंगे। अब चूंकि ये जो कलर है जैसे आपको सीधा दिख रहा है ना, ये सीधा ना होके ये गोल है। ठीक है, ऐसे गोल गोल है ये कलर, यानी कि अगर रेड ये अंतिम छोर है तो इधर से नीला जो ब्लू है ये अंतिम छोर है, और जब रेड और ब्लू आपस में मिल रहे हैं तो वॉयलेट बन रहा है, जो ये बैगनी हो गया। ठीक है, तो ये सारे ये कलर प्राइमरी हैं जो आपस में मिलकर सेकेंडरी और टर्सरी कलर बना रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ख। अगला प्रश्न, आंख में तंतु रंग का अनुभव करते हैं उसका नाम क्या है? तो पीपुल्स नहीं है, रेटिना नहीं है, रॉड व कॉन्सेल है। अब रॉड सेल ये क्या होता है? ये आंख है, बीच वाले पार्ट्स को प्यूपल बोलेंगे जो होल होता है, इसके बाद लेंस होता है, ये जो होता है ये आइरिस होता है। ठीक है, जो प्रकाश को देखते हुए आंखों को सिकोड़ता है और कभी कभी बड़ा कर देता है। ठीक है, लेंस को। रेटिना जस्ट इसके पीछे होता है जिसपे इमेज बनता है। तो यह ये जो पार्ट है इसी में होते हैं ऐसे रॉड सेल
और ऐसे कोन सेल। तो यही जो कलर रॉड सेल और कोन सेल हैं जो रंग का अनुभूति कराते हैं, ठीक है, जिसमें कोन सेल जो होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट और रॉड सेल जो होते हैं वो कलर का अनुभूति कराता है। हो सकता है कहीं ये चेंज हो, लेकिन जहां तक हमको याद है कि कोन सेल जो है ये कलर को अनुभूति कराते हैं। हम्म, हाँ, रॉड सेल, ये हमको डाउट लग रहा था। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट है ये रॉड सेल कराते हैं, ठीक है, और कलर जो होता है ये कोन सेल कराते हैं, याद। वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा कि दोनों इसमें रॉड सेल और कौन सेल के द्वारा कलर की अनुभूति होती है, क्योंकि अगर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है तो कलर आपको दिखेगा फ्लैटेड दिखेगा, जहां ब्लैक है वहां पे कुछ और कलर दिख जाएंगे। तो एक दूसरे से मिलाने के बाद से आपको इतना अच्छा हर चीज समझ में आता है। और इसमें अगर कौन सेल में रंग की थोड़ी गड़बड़ी हो जाए तो लाल को हरा पूरक कलर दिखते हैं, लाल हरा हो जाता है, पीला वॉयलेट हो जाता है, वैसे कलर आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। अगर इनमें भी प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको रतौंधी नाम का भी रोग हो जाता है, जिसमें रात को कम दिखता है। अगला प्रश्न, प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो आप जब स्पेक्ट्रम देखेंगे ना तो उसमें सबसे कम जो होता है, जिसकी चौड़ाई होती है, वो नीले रंग का दिखेगा। सफेद कोई रंग नहीं होता है, याद रखेंगे, सफेद और ब्लैक कोई रंग नहीं होता है, इसको रंग की श्रेणी में नहीं रखते हैं, इसको सपोर्टिंग कलर के श्रेणी में रखते हैं। सबसे अधिक लाल दिखेगा नीले की अपेक्षा, उससे भी अधिक दिखेगा आपको पीला। पीला का एरिया बहुत ज्यादा होगा, उसमें ऑरेंज भी आ जाएगा, उसमें ग्रीन भी आ जाएगा, और येलो है ही। तो सबसे ज्यादा अधिक जो प्रकाशित दिखता है, जिसमें प्रकाश होता है, वो पीला कलर में होता है, याद रखेंगे पीला। इसलिए आप पीके फिल्म देखे होंगे आमिर खान का, जिसमें उन्होंने पीला कलर का टोपी ऐसे पहना हुआ है, ठीक है। ये पीला कलर का टोपी मतलब बोलते हैं कि दूरे से फोकस मारता है, तो ये आपका पीला कलर जो है वो दूर से ही दिख जाता है, इसलिए पीले रंग में ज्यादा प्रकाश होता है। खैर, आगे बढ़ेंगे। श्याम व श्वेत वर्णों से चित्रण करने को क्या कहते हैं? मैंने अभी बताया श्वेत कोई रंग नहीं होता है, तो श्याम यानी कि काला, श्वेत यानी सफेद वर्णों से चित्रण करने को क्या कहते हैं? तो बहुवर्णीय यानी मल्टी कलर, ये होगा नहीं। द्विवर्णीय यानी कि दो कलर दो कलर को मिलाने के बाद से द्विवर्णीय हो जाएगा। एक वर्णीय यानी एक कलर मोनोक्रोम, ठीक है। और वर्ण शून्यता, तो यहाँ पे वर्ण शून्यता सही होगा, क्योंकि इसमें वर्ण है ही नहीं, सफेद में कोई वर्ण है नहीं, और जहां प्रकाश नहीं है वहां पे ब्लैक है, तो इसका सही आंसर होगा वर्ण शून्यता। अगला प्रश्न, किस वर्ण की कंपन गति सबसे अधिक होती है? किस वर्ण की कंपन गति सबसे अधिक होती है? तो ये भी रंग से संबंधित है, तो समझेंगे पीला और लाल, ठीक है, सॉरी नीला और लाल में। तो ब्लू को एक छोर पे रखते हैं और रेड को एक छोर पे रखते हैं। चलिए इसको उल्टा कर देते हैं, इसको काटते हैं। ब्लू को पहले छोर पे रखते हैं, क्योंकि ब्लू पहले आता है, और रेड को अंत में रखते हैं। अब ये क्या कह रहा है? तो जिस वर्ण की कंपन गति सबसे अधिक होती है, बहुत तेजी से ऐसे हिल रहा है, ठीक है, बहुत तेजी से, तो इसकी दूरी जो होगी वो कम होगी, जो तय करने की सीमा हो जो होगी वो कम होगी। यानी कि अगर कोई सीमा जिसकी बहुत ज्यादा होगी, तो यहां से यहां जाने में उसको जितना टाइम लग रहा है, वापस आने में जितना टाइम लग रहा है, तो इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है ना। लेकिन यही चीज अगर छोटा हो जाए तो बहुत तेजी में आगे पीछे होगा, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा जिसका कंपन होगा उसका तरंग दैर्घ्य बहुत कम होगा, जो सबसे ज्यादा जिसका कंपन होगा उसका तरंग दैर्घ्य यानी कि जो लंबाई होगी वो कम होगी, और वो होता है नीला। नीला का कंपन सबसे अधिक होता है, लेकिन तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए नीला दूर से दिखाई नहीं देता है।
लेकिन अगर बात करें रेड की, रेड का जो कंपन गति होता है बहुत लंबा होता है और धीरे-धीरे होता है। जिसकी वजह से ये तरंग दैर्घ्य इसका बहुत ज़्यादा होता है। फिर से इस बात को समझेंगे, जैसे एक आँख है व्यक्ति का और यहाँ पे रेड है और ब्लू है, ठीक है? इसका जो तरंग दैर्घ्य है सॉरी कंपन जो है आँख के पास जा रही है, फिर वापस लौट रही है, फिर आँख के पास जा रही है, फिर वापस लौट रही है, आँख के पास जा रही है, फिर वापस लौट रही है। तो ये आँखों को दूर से भी दिखाई दे देगा। लेकिन ब्लू का क्या हो रहा है कि यहाँ पहुँच ही नहीं रहा है, ऐसे यहीं पे जहाँ तक इसका दायरा है वहीं तक ये कंपन कर रहा है। तो ये तो कंपन तेज होगा और ये कंपन कम होगा। लेकिन इसमें तरंग दैर्घ्य की यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी जो होगा, जो दूर तक जो जाता है, वो नहीं है, कम है और लेकिन इसका ज़्यादा है। तो यहाँ पे सिर्फ ये कंपन गति को बोला गया है, दोलन गति को बोला गया है। तो किस वर्ण की कंपन गति सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीला। तो ये रहे 33 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे भी क्वेश्चन है। चूँकि थोड़ा एक्सप्लेन करके हम कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए, ताकि आप वीडियो देखने मात्र से आपको क्वेश्चन सारे याद आ जाए और आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आपके सामने आएगा, तो आप फटाक से टिक लगा देंगे। तो अभी नेक्स्ट फिर मैं कोशिश करूँगा आज ही इस 33 के आगे जो क्वेश्चन है उसका हम वीडियो बना दें। आप वीडियो देखें, वीडियो को और लोगों तक शेयर करें और कोशिश करें सब लोग इस स्टेट को निकाल लें। चलिए धन्यवाद।